नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत। वैसे देखा जाए जो दोस्तों जनसत्ता का जो ये लेख है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कल के डेट में आया था पर वीडियो जो है आज अपलोड हो रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो हमारा उद्देश्य है, जितने भी एडिटोरियल हैं जिन पर हमें आवश्यकता होती है विचार विमर्श करने की, जिनसे हमें कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ लिखा होता है जहाँ पर हम मोटिवेट हो सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में वीडियो में विचार विमर्श करने लगता हूँ। तो इस तरह के वीडियो को पाने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की आपके पास ओपिनियन हो रहा हो तो ज़रूर अपना सहयोग दें, अपनी बातें रखें। यदि इस लेख से किसी प्रकार की किसी की भावना को आहत पहुँचा तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इस लेख को पढ़ते समय या वीडियो देखते समय आप एक चीज़ क्लियर करिएगा कि आप एक विद्यार्थी हैं। और जो विद्यार्थी का जो जीवन होता है दोस्तों ना, किसी के एक पक्ष को लेकर नहीं चलता है, उसके सही और गलत दोनों का विश्लेषण करना ही एक आइडियोलॉजिकल जो होता है बुद्धिजीवियों का काम होता है। ठीक है, जब कभी भी लेख को पढ़िए, समझिए, जाति और मजहब धर्म से ऊपर उठ के पढ़ें और समझें। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का यहाँ पे ये नहीं है कि एलिगेशन लगाया जा रहा, नहीं मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग मैसेज करते हैं कि सर तबलीगी जमातियों के बारे में आपने ऐसा क्यों बोल दिया। तो सर आज पूरा देश बोल रहा है, लेख में लिखा है तो मैं उसे बता रहा हूँ उस ठीक है, क्योंकि तबलीगी जमात की वजह से मुझे देश के विकास में किसी प्रकार का योगदान नज़र नहीं आता है अभी रिसेंटली में, इसलिए मैं उस पक्ष को नहीं बताता। क्योंकि आज जिस तरह की दुविधाएं खड़ी हुई हैं हमारे देश में, जो अस्थिरता है हमारे देश को, उससे जो मुश्किलें सामने खड़ी हुई हैं उसके बारे में तो मैं बताया हूँ। ठीक है, तो इस तरह की किसी की भावनाएं आहत हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि इस लेख में लिखा रहता है, मैं वही चीज़ें क्लियर करता हूँ। अब चलते हैं असमानता की बढ़ती खाई। असमानता के मतलब होता है दोस्तों, मतलब अगर देखा जाए अमीरी और गरीबी, ठीक है, इन दो शब्दों, ये हमारे और आपके लिए मात्र दो शब्द हैं, पर हमारे देश में जो एक जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग है जिनके बीच में बहुत बड़ी खाई है, और इसी वजह से तमाम तरह के मतभेद होते रहते हैं, तमाम तरह के जो संसाधन हैं उसके वितरण में समस्याएं आती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर विचार करेंगे। चलते हैं आगे। लिखा है, भारत में असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती यह खाई देश के विकास में एक बड़ा अवरोध है। इसे पाटे बिना देश के विकास की परिकल्पना बहुत मुश्किल है। देश की स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सरकारों द्वारा सर्वहारा समाज के उत्थान की जो बात कही जाती रही है वह व्यवहारिक रूप से कभी परिलक्षित नहीं हुई है, जिससे देश अमीर और गरीब में बढ़ता चला गया। देश में एक वर्ग साधन संपन्न और दूसरा साधन विहीन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार के बुद्धिजीवियों के द्वारा बार बार ये बताया जा रहा था, यदि देश में संसाधन है तो पर्याप्त लोगों को जो ऋणी है, जिससे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे जब भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कोई योजनाएं निकाली जाती हैं तो उन योजनाओं पर सबसे पहला जो हक होता है उस व्यक्ति का होता है जो या तो पूरी तरह से कह सकते हैं आर्थिक रूप से गरीब तबका हो, ठीक है, या फिर इस तरह की बातें हो रही हों कि अगर इस तरह की योजनाएं उस फला व्यक्ति को मिलती हैं तो उसकी जो स्थिति है सुधर जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए योजनाएं होती हैं। पर इसमें यह भी कहा जाता है कि देश में देखिए कि एक वर्ग साधन संपन्न है, मतलब तमाम तरह के संसाधन उसके पास हैं, तो दूसरा है दोस्तों साधन विहीन है, खाना पीना खा ले वही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो असमानता है ना, ये देश को विकसित होने में भी रुकावटें पैदा करती है। ठीक है, उसके बाद है देश में असमानता की खाई के बढ़ने का एक बड़ा कारण देश में संसाधनों का असमान वितरण है। 1980 के दशक के बाद जो आर्थिक वृद्धि हुई उसका 12% भाग ऊपरी श्रेणी के सिर्फ 0.1% लोगों को मिला, जबकि 11% भाग निचली श्रेणी के 50% लोगों के हिस्से में आया। इस पर ध्यान से फिर से पढ़िए, देखिए ये लिख रहा है 1980 के दशक के बाद आर्थिक वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब आर्थिक वृद्धि का मतलब हमें बहुत लाभ हुआ है आर्थिक रूप से हमारे देश को। उसका 12% भाग ऊपरी श्रेणी के, 12% ले लीजिए, ऊपरी श्रेणी के 0.1% लोगों को मिला है। मतलब
देश की जनसंख्या में मात्र 0.1 जो परसेंट है वो खाली 12% लोगों को मिला है, जबकि 11% भाग निचली श्रेणी के 50% लोगों के हिस्से में आया है। यानी देश में संसाधन तो हैं लेकिन आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। किसान किसानी करके मर जा रहा है, कर्ज से दब जा रहा है, मजदूर दिन भर दिहाड़ी कर रहा है, उसमें भी जो बड़े बड़े कह सकते हैं जिसके माध्यम से वहाँ पर काम करने जाते हैं, ठेकेदार होते हैं, कितना पैसा देते हैं, कितना उसमें वेज फेयर लिखा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो असमानता का कारण है। किताबों में लिखा गया, ये एक्ट बना हुआ है कि 8 घंटे तक आप किसी श्रमिक से, मजदूर से काम करा सकते हैं। उसके बाद यदि आप उससे उसका क्षमता ले रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो उसे आपको अलग एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। कितना लोग दे रहे हैं आप भी देख सकते हैं। खाजी ले एक मजदूर, वही बड़ी बात है। उसके बाद है, इस वक्त देश के 70% मजदूर देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का ही भाग बने हुए। इन मजदूरों की आय बहुत कम है। इनकी आजीविका में सुधार लाए बगैर अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ ढांचा तैयार करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह देश की महिलाओं का एक बड़ा संख्या अर्थव्यवस्था का एक बड़ा घटक होने के बावजूद घोर उपेक्षा और भेदभाव का शिकार है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार की कह सकते हैं भेदभाव किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। हमारे देश में महिलाएं कुछ भी करने पर उनको प्राथमिकता नहीं देनी है। पुरुषों के बराबर तो प्राथमिकता मिलना ही नहीं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। ऐसी मानसिकता हम लोग अपने परिवारों में अपनी बहनों, अपनी माँ के साथ बना ली हैं। मतलब ज़िंदगी भर बेचारी उसी रसोइयों में खाना बनाती हैं, पर कभी हम लोग प्यार से नहीं बोलते हैं, कभी एक सैल्यूट नहीं बनता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कर पाते माँ अपने। अरे भैया, अगर समझ में नहीं आ रहा नहीं खाना बनाना, कुछ लोग सोचते हैं बहुत आसान है, तो आप बेशक जाइए और 2 दिन बना के देखिए परिवार के लिए, लोगों के लिए, सुबह शाम आपकी ज़रूरतों के लिए लगे रहना। उन्हें उपेक्षा होना पड़ता है, नमक कम है तो पानी ज़्यादा है, फलाना है, ढिकाना है, ऐसे महिलाएं और चिढ़ जाती हैं। जहाँ विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं आम जनता, विशेषकर गरीब महिलाओं, लड़कियों की कीमत पर अमीरों की जेब भर रही है, वहीं इसका बहुत बड़ा और अत्यंत स्पष्ट प्रभाव के संदर्भ में देखा जा सकता है। भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी तथा अवसरों और स्वास्थ्य जैसे स्तरों पर महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। विभिन्न अध्ययनों में यह बात पहले स्पष्ट हो गई है कि लैंगिक असमानता के मामले में भारत विश्व के 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर। सोचिए, जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो शोध करती हैं, सर्वे करती हैं, उन्होंने कहा कि 153वें देशों में 112वें स्थान पर आता है भारत। मतलब यहाँ पर भेदभाव में अगर देखें महिलाओं के ऊपर तो बहुत होता है। परिवार में देखिए कि लड़का क्या बनना चाहता है, तुरंत उसके लिए तमाम तरह की आवश्यकताएं और जो बैंक बैलेंस रखना स्टार्ट हो जाता है कि बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, बेटी 12th पढ़ी, ठीक है 12th पढ़ी, शादी करिए। तो ऐसे बहुत कम परिवार के लोग हैं जो अपनी बेटियों को बेटों से बेहतर समझते हैं, और समझना भी चाहिए। लिंग के आधार पर यदि आप भेदभाव कर रहे हैं तो आप खुद की जो बुद्धिमत्ता का है ना, वो परिचय खुद के लिए दे रहे हैं कि आप कितने जागरूक हैं और मानसिक रूप से आप कितने फिट हैं। तो इस तरह की मानसिकता से आप ऊपर उठिए। आज महिलाएं वो कर रही हैं जो पुरुष नहीं कर पा रहा है, बराबर से बराबर कंधा मिला के चल रही हैं। तो लोगों को शिक्षित बनाएं, इस आधार पे नहीं कि महिला है तो इसे कम बनाएं, पुरुष है तो ज़्यादा बनाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी, ये कमियां भी बाधा बन रही भारत जैसे देश को विकसित बनाने में। ये महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे ज़रूरी भूमिका निभाती और इंजन का काम करती हैं, लेकिन इनके योगदान की गणना नहीं होती है। ठीक, यहाँ तक कि इनके काम को काम नहीं समझा जाता। इस तरह देखभाल जैसा ज़रूरी काम परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों स्तरों पर प्रेम का कार्य माना जाता है, जिसे संभालना एक सामान्य प्रक्रिया ही समझा जाता है। देश की ये महिलाएं और लड़कियां खाना बनाने, घर की सफाई करने और बुजुर्गों तथा बच्चों की देखरेख में अपना जीवन लगा देती हैं, लेकिन इनको वर्तमान अर्थव्यवस्था का लाभ बहुत कम मिल पाता है, जबकि अर्थव्यवस्था, व्यापार और समाज को चलाने में इनका बड़ा योगदान होता है। ये काम करने वाली ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें काम का वेतन नहीं मिलता। काम के बोझ के चलते इन औरतों को पढ़ने या रोजगार हासिल करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिससे वे अर्थव्यवस्था के निचले भाग में सिमट कर रह जाती हैं।
इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू काम करने वाले बुजुर्गों और बच्चों की देखरेख जैसे कामों में लगे अन्य लोग बेहद कम वेतन पर काम करते हैं। ऐसे कामों में न तो काम के घंटे तय होते हैं और न ही दूसरे कामों की तरह अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इन महिलाओं का योगदान 19 लाख करोड़ रुपए वार्षिक के बराबर, जो भारत के 93,000 सोचिए करोड़ रुपए के वार्षिक शिक्षा बजट का 4 गुना है। इसे बहुत प्यार से आप लोग पढ़ा करिए, समझा करिए, क्योंकि जो आप प्रतियोगिता दर्पण 200-150 का ले रहे हैं ना, वो सारी बातें भी उसमें नहीं रहती हैं। इसके लेख कोई चुराया जाता है, काट काट के उसमें डाला जाता है। संसाधनों के असमान वितरण से उपजी एक समस्या कितनी बड़ी है, इसकी एक वानगी देखिए। देश के 1% अमीर लोगों के पास देश की 70% यानी 95 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या कुल संपत्ति का 4 गुना संपत्ति है। सोचिए, मतलब खाली 1% हमारे देश के जो अमीर हैं, मतलब इतनी ज़्यादा संपत्ति की आप कल्पना क्या करें हम। देखिए कितना परसेंट है। देश के सबसे अमीर 9 लोगों के पास देश के सबसे गरीब 50% लोगों की कुल संपत्ति के बराबर संपत्ति है। हमारे देश की अगर बात करें तो 9 लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि जो हमारे देश के 50% गरीब लोग हैं, उतनी संपत्ति है। इस तरह अमीरी और गरीबी परिवार से आगे स्थानांतरित हो रही है। अंतर सिर्फ इतना कि अमीरों की संख्या गरीबों की संख्या में तुलना बहुत कम है। संसाधनों के असमान वितरण की यह तस्वीर है कि एक वर्ष के दौरान देश को सबसे अमीर 1% जनसंख्या की संपत्ति में 46% की वृद्धि हुई है, जबकि उस सबसे गरीब 50% जनसंख्या की संपत्ति में सिर्फ 3% की वृद्धि हुई है। मतलब अमीरों की जो वृद्धि है इकॉनमी में वो बढ़ रही है, उनके पैसे बढ़ रहे हैं, और गरीबों के पैसे मात्र 3% फलाने प्रतिशत बढ़ रहे हैं। ऊपर की 10% जनसंख्या के पास देश की 74.3% संपत्ति, जबकि नीचे की 90% जनसंख्या के पास सिर्फ 25.7%। हाल ही में जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भारत में संसाधनों के असमान वितरण की पुष्टि करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश के 63 लोगों के पास देश की वार्षिक बजट से ज़्यादा संपत्ति है। इसके अनुसार देश के 1% अमीर प्रतिदिन 2000 से 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 84 करोड़पति हैं जिनके पास देश की 248 अरब डॉलर की संपत्ति, यानी इस समय भारत की 58% संपत्ति पर 1% अमीरों का कब्जा है। सोचिए 58%, मात्र 1% लोग हैं भारत, ठीक है, उतने संसाधनों पर। अमीर और गरीब के बीच के अंतर की रूपरेखा देश में सरकारी और निजी हर स्तर पर तैयार की जाती है। भारत में सरकारी स्तर पर जहां एक अधिकारी को 2.5 लाख रुपए तक का वेतन दिया जाता है, वहीं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसका लगभग 10वां हिस्सा वेतन पाता है। फिर बेरोजगारों की यह भीड़ भी है जिसमें किसी को 1 भी रुपया उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ भारत के निजी क्षेत्रों का भी यही हाल है। मसलन एक शीर्ष निजी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसके सामान्य कार्यकारी वेतन में 400 गुना से ज़्यादा का अंतर है। चिंता का विषय है कि संसाधनों के असमान वितरण का दंश झेल रहे देश के 22 राज्य गरीबी दूर करने के साथ अपने लक्ष्य से बुरी तरह पिछड़े हुए हैं। असमानता कम करने के लिए गरीबों के लिए विशेष नीतियां बनकर उन्हें व्यवहारिक रूप दिए जाने की ज़रूरत है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और देखरेख के लिए ज़्यादा धन देने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोगों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर सकल घरेलू उत्पाद का थोड़ा सा भी हिस्सा सिर्फ देख रेख की व्यवस्था पर खर्च कर दिया जाए, इससे 1 से 2 करोड़ नए रोजगारों पैदा किए जा सकते हैं। देश में गरीबी का एक बड़ा कारगर संसाधनों के असमान वितरण से पैदा हो रहा है, लेकिन इसका एक और बड़ा कारण उपभोग विषमता भी है। 1990 के दशक से आरंभ एक आर्थिक उदारीकरण या वैश्वीकरण के बाद उपभोग विषमता बढ़ी है। इस वक्त क्रय क्षमता अभाव में यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत करने और विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने के लिए देश में असमानता को कम करने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना चाहिए। एक ऐसा वातावरण बनाने की ज़रूरत है जिसमें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, यथोचित रोजगार, न्याय, अन्न, तकनीकी और उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी तक देश के सभी लोगों के पास पहुंचाई बनाई जा सके। देश में पारंपरिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ अपारंपरिक
और रोज़गार का भी सृजन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। किसी प्रकार अगर इस लेख से संबंधित कोई सुझाव हो या अपनी बातें कहना चाहते हैं, आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए, तो ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और, जो लोग यहाँ तक आए एक चीज़ सुन लें कि जो ऐसे लिखना है, जो आपको विचार देने हैं, वो कोरोना वायरस के ऊपर लिखना है। देखते हैं कोरोना वायरस के ऊपर कौन लेख लिखता है, और जो लिख लिया होगा जाके कमेंट बॉक्स में बताएगा। उसके बाद मैं उसे एक ऐसा माध्यम दूंगा जिसके माध्यम से वो उस लेख को मुझ तक पहुंचा देगा, या वो, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद।